impact shifting incidence of tax। लिख लीजिए, impact shifting and incidence of tax। impact shifting and incidence of tax। इसका हिंदी होगा कर दबाव, कर दबाव, कर विवर्तन, कर दबाव, कर दबाव, कर दबाव, कर विवर्तन, कर भार। कर दबाव, कर विवर्तन, कर भार। अंग्रेजी में बोलेंगे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, IMPACT, impact, impact of tax, shifting of tax, incidence of tax, सर प्रणाम सर। पूछो। impact of tax, impact of tax, impact of tax, tax, impact of tax, shifting of tax, and incidence of tax। incidence of tax, impact of tax, shifting of tax, incidence of tax। impact of tax, shifting of tax, incidence of tax। ये पब्लिक फाइनेंस का हार्ट है, पब्लिक फाइनेंस का ये हार्ट है। पब्लिक फाइनेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बोलते हैं कर दबाव, कर विवर्तन, कर विवर्तन, shifting of tax, incidence of tax। टैक्स है कर, यहाँ पर है तो कर जो है
यहाँ से उठा कर आ गया यहाँ पर। ये कर क्या है? तो वही जीएसटी है। जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर। तो कर लगा, सरकार कर लगाई, सरकार कर लगाई, कुछ तो सरकार कर लगाई और कर आ गया विक्रेता पर। सरकार कर लगाई विक्रेता पर, विक्रेता के यहाँ कर था और चलाया यहाँ। और ये कौन है? तो ये है क्रेता। तो कर उठा, विक्रेता पर कर लगा। तो जिस व्यक्ति पर पहली बार कर लगा उस व्यक्ति पर पड़ेगा कर दबाव। कर दबाव इस व्यक्ति पर प्रथम बार कर लेता है तो उसको कर दबाव कहते हैं। और प्रथम बार उसको कर लग गया, प्रथम बार कर लग गया और वो चुपचाप बैठा रहेगा नहीं, आगे और उसको शिफ्ट कर देगा। शिफ्ट करने को विवर्तन कहा जाता है। यहां से यहां शिफ्ट करेगा तो इसको बोला जाएगा विवर्तन। विवर्तन, विवर्तन का मतलब हो गया शिफ्ट करना। अब क्रेता तो फाइनल है, क्रेता किसी को शिफ्ट नहीं कर सकता है। तो यहीं पर हो गया रेस्ट पॉइंट ऑफ टैक्स, रेस्ट पॉइंट ऑफ टैक्स। इसी को कहा जाएगा कर भार। भार, कर भार, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इसी का नाम हो गया इंसिडेंस। इंसिडेंस, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। कर दबाव कर जो है
कर उठा और कर उठ करके सरकार किसके ऊपर ला दी? विक्रेता के ऊपर। कर यहां से चला और किसके ऊपर चला आया? विक्रेता के माथा पर गिरा। तो जिसके माथा पर पहले गिरा उसको बोला जाएगा कर दबाव, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। जीएसटी का पहले जो है बहुत तरह का कर था और एक से अधिक जगह पर खिसकता था। अब देश में बस एक बार उठेगा दूसरे के ऊपर गिरेगा। कर उठेगा विक्रेता पर गिरेगा, विक्रेता से उठेगा क्रेता पर गिरेगा। क्रेता कर देगा, फाइनल राउंड इसी का है, फाइनल है। क्रेता है फाइनल, क्रेता है फाइनल। तो फाइनल है तो इसका नाम हो जाएगा रेस्ट पॉइंट ऑफ टैक्स। टैक्स का रेस्ट पॉइंट हो गया, अब आगे जाना नहीं है। इसी के बारे में फिनले सिरास अर्थशास्त्री यही कहते हैं कि टैक्स चिकन इज फाइनली रोस्टेड। टैक्स चिकन इज फाइनली रोस्टेड। क्रेता के पास आया तब रोस्ट हो गया, क्रेता खा पी के अपना पचा गया। क्रेता फिर किसी को कर को नहीं शिफ्ट करता है। टैक्स चिकन इज फाइनली रोस्टेड, टैक्स चिकन इज फाइनली रोस्टेड। तो इसीलिए इसका नाम होता है रेस्ट। तो पहला पीरियड हो गया विक्रेता, दूसरा पीरियड हो गया क्रेता। कर चला विक्रेता पर, विक्रेता से आया क्रेता पर। जिस व्यक्ति पर पहली बार कर लगेगा उस पर कहा जाएगा कर दबाव। जिस व्यक्ति पर अंतिम बार कर रहेगा उसके बाद कर वहां से कहीं जाएगा नहीं, रेस्ट कर जाएगा उसी के माथे पर, तो उसको कहा जाएगा कर भार। कर भार। ये काम कब होता है? ये काम अप्रत्यक्ष कर में होता है। कहाँ होता है? अप्रत्यक्ष कर में। शिफ्टिंग, 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 शिफ्टिंग विक्रेता से क्रेता पर जाने को शिफ्ट कहेंगे। विक्रेता से कर चला जाएगा किसके ऊपर? क्रेता के ऊपर। तो इसका नाम क्या होता है? शिफ्टिंग होता है। सुनीता जी सर। कर दबाव विक्रेता पर पड़ता है कि क्रेता पर पड़ता है? विक्रेता पर। विक्रेता पे सर। क्रेता पर क्या पड़ता है? कर का भार पड़ता है, क्योंकि फाइनली उसी को पेड करना होता है, वो उसका विवर्तन नहीं कर सकता है। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स में क्या अंतर है? सर इम्पैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब है जिस पर सबसे पहली बार जो कर लगेगा, जैसे विक्रेता, तो उसको कहेंगे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। और जब विक्रेता अपने कर को विवर्तित कर को, हाँ, जब विक्रेता कर को विवर्तित कर देता है तब उसको कहा जाता है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। तब किस पर चला जाता है? विवर्तित क्रेता करता पे है, डाल देता। तब उसको क्या कहेंगे? तब उसे कर भार कहेंगे, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स है। मोतीलाल जी सर। कर दबाव और कर भार में अंतर कीजिए। कर दबाव सामान्यतः अप्रत्यक्ष कर में पाया जाता है, जिसमें सरकार द्वारा लगाए गए कर जब विक्रेता पर लागू होता है तो उसे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहते हैं।
और यही विक्रेता अगर कर को शिफ्ट कर दे क्रेता पर तो उसे कर भार कहेंगे। कर भार जो है रेस्ट पॉइंट ऑफ टैक्स है। रेस्ट पॉइंट ऑफ टैक्स है, यस। फाइनल ये है, फाइनल उसे रेस्ट पॉइंट पॉइंट ऑफ टैक्स है, इससे आगे अब कर नहीं जाएगा। इसीलिए फिनरेट से तो ये इस तरह के टैक्स को टैक्स चिकन इन फाइनली रोस्टेड कहते हैं। तो हम लोग ये जो देख रहे हैं इसको अब नाम से देखें, बिक्री कर। पहले लगता था बिक्री कर। बिक्री कर किस पर लगता था? विक्रेता 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 बिक्री कर लगता था विक्रेता पर। और उसके बाद विक्रेता कर देता था किस पर? क्रेता पर। विक्रेता शिफ्ट करता था क्रेता पर। तो यहां से यहां जो हुआ इसको कहा गया शिफ्टिंग, कर विवर्तन। क्या कहा जाएगा? कर विवर्तन, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। और यहाँ फाइनल पहुंच गया तो इसी को बोला जाएगा कर भार। यहाँ लगा तो इसको कहा जाएगा कर दबाव। कर भार और कर दबाव। दबाव पड़ेगा विक्रेता पर, और कर विवर्तन हुआ आगे की ओर। कर विवर्तन क्या हो गया? आगे की ओर। आगे की ओर को क्या कहेंगे? अग्रगामी। अग्रगामी। अग्रगामी मतलब हो गया आगे की ओर। आगे की ओर, आगे की ओर विवर्तन। कर विवर्तन जो हुआ वो आगे की ओर हुआ। बिक्री कर लगा विक्रेता पर, कर लगा विक्रेता पर। तो बिक्री कर को टैक्स जो आजकल हट गया है, जीएसटी बदल गया है। तो सेल टैक्स जो था हमारे यहाँ, तो सेल टैक्स लगता था विक्रेता पर, और विक्रेता से फिर वो शिफ्ट हो जाता था क्रेता पर। विक्रेता से शिफ्ट होता था क्रेता पर। क्रेता पर जब आ गया तो उसको कहेंगे कर भार। अब विक्रेता से क्रेता पर आया तो उसको बोलेंगे कर विवर्तन, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। और कर विवर्तन को ये एग्जीक्यूट कर रहा है तो बोलेंगे अग्रगामी। क्या बोलेंगे? आगे की ओर, अग्रगामी। अग्रगामी। अनित, अनित, अनित कुमार, सर प्रणाम सर। तुम इसको एक्सप्लेन करो तो। जी सर। सर बिक्री कर
बिक्री कर विक्रेता पर लगता है, जिसको सर कर दबाव कहते हैं। और विक्रेता जो है ये कर क्रेता पर लगाता है, जिसको अग्रगामी कर आगे की ओर कहते हैं, जिसको विवर्तन शिफ्टिंग ऑफ टैक्स कहते हैं। और क्रेता पर जो कर लगता है उसको सर कर भार इंसिडेंस ऑफ कर करते हैं, जिसे फाइनल जैसे मान कि रेस्ट पॉइंट ऑफ कर भी कहा जाता है इसे। तो इसमें एक बार शिफ्टिंग हुआ, जी सर। विक्रेता शिफ्ट किया, क्रेता पर आ गया। आजकल इसी का नाम जीएसटी हो गया है। पहले हम लोग के यहाँ उत्पाद कर लगता था। पहले हम लोग क्या लगता था, एक कर जिसका नाम था एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी बड़ा पैसा इससे आता था, उत्पाद कर। अब ये उत्पाद कर है, वो शिफ्ट हो गया उत्पादक पर। उत्पादक जो है शिफ्ट कर दिया थोक विक्रेता पर। थोक विक्रेता पर। तो पहला जो उत्पाद कर है वो शिफ्ट हो गया उत्पादक पर। उत्पादक जो है फिर पास आया तो उसको शिफ्ट कर दिया थोक विक्रेता पर। थोक विक्रेता के जब आया तो ये खुदरा विक्रेता पर शिफ्ट कर दिया। खुदरा विक्रेता पर शिफ्ट कर दिया। खुदरा विक्रेता जब आया तब वो फाइनली अब फाइनली शिफ्ट कर रहा है क्रेता पर। क्रेता पर। तो ये जो है आपका शिफ्टिंग का जो तरीका हुआ उत्पाद कर का, उत्पादक से थोक विक्रेता पर, थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता पर, खुदरा विक्रेता से क्रेता पर। तो ये शिफ्टिंग एक से अधिक बार हो रहा है। एक से अधिक बार हो रहा है तो इसको बोलेंगे ऑनवर्ड शिफ्टिंग। पीछे वाला को कहेंगे फॉरवर्ड शिफ्टिंग। ऑनवर्ड शिफ्टिंग एक से अधिक के बारे में होगा तो इसको बोलेंगे ऑनवर्ड शिफ्टिंग। पीछे वाला आप लोग अपने में लिख लीजिए, अग्रगामी का अंग्रेजी होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड शिफ्टिंग एक बार होता है, एक बार, इसलिए इसको बोलेंगे अग्रगामी। एक बार शिफ्ट हो गया, अग्रगामी विवर्तन। लेकिन ये ऑनवर्ड शिफ्टिंग, अनवरत, अनवरत, एक बार दो बार तीन बार, अनवरत विवर्तन। पीछे वाले में लिख दिए अग्रगामी। जी सर। पीछे वाले में लिख दीजिए Yes, sir. अग्रगामी। लिख लिए सर। हाँ, अब ये वाला जो हो गया हम लोगों का, ये वाला को कहेंगे ऑनवर्ड शिफ्टिंग, अनवरत, जब तक फाइनल नहीं पहुंच जाए क्रेता के पास। ऑनवर्ड शिफ्टिंग। तो
एक्साइज ड्यूटी का इम्पैक्ट किस पर पड़ा? उत्पादक पे सर। उत्पादक पे। और अनवरत विवर्तन हुआ। और इंसिडेंस किस पर पड़ा? क्रेता पे। क्रेता। इंसिडेंस कर भार क्रेता पर पड़ा। तो कहता है इकोनॉमिक्स में नियम हो गया, केवल अप्रत्यक्ष कर ही शिफ्ट होता है। केवल अप्रत्यक्ष विवर्त हो सकता है। कर केवल अप्रत्यक्ष कर होता है। केवल अप्रत्यक्ष कर शिफ्ट है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि आय कर अप्रत्यक्ष है कि प्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष। कर प्रत्यक्ष है। आय कर शिफ्ट नहीं होता है। इंटरव्यू में घुसिएगा, पूछ देगा कि आय कर शिफ्ट होता है कि नहीं होता है। ये नहीं होता। और कर शिफ्ट होता है, हर कर शिफ्ट नहीं होता है। केवल प्रत्यक्ष कर शिफ्ट, अप्रत्यक्ष कर शिफ्ट होता है। अब इसी को हम लोग शिफ्टिंग को दिखाते हैं। तो ये सप्लाई कर्व है, ये ऊपर खिसक गया, तो इसी को शिफ्टिंग अप कहते हैं। इसी को कर शिफ्ट करना। कर शिफ्ट करना जो है, तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि सप्लाई कर्व जो है वो 3 तरह का होता है। एक डाउनवर्ड भी होता है, एक हॉरिजॉन्टल भी होता है, एक अपवर्ड होता है। तो डाउनवर्ड वाला भी शिफ्ट करेगा ऊपर, अपवर्ड वाला भी शिफ्ट करेगा ऊपर, और हॉरिजॉन्टल करेगा ऊपर। तो इसलिए इसको हम दोबारा खींच हटा के दिए आपको। एस हो गया, एस टी हो गया आफ्टर टैक्स। ई एस हो गया, आई हो गया आफ्टर टैक्स। ई एस हो गया, ई हो गया आफ्टर टैक्स। हम लोग जानते हैं कि 3 चित्र बना है। तो ये पहला वाला चित्र जो है, ये है उत्पत्ति, ह्रास, लागत, उत्पत्तिगत ह्रास नियम। उत्पत्ति, लागत, ह्रास नियम। उत्पत्ति, लागत, ह्रास नियम। उत्पत्ति, लागत, ह्रास नियम उत्पत्ति, लागत, समता,
उत्पादकता नियम, उत्पत्ति लागत नियम, उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम, उत्पत्ति लागत वृद्धि, ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर। एक्चुअली 3 नंबर ही फाइनल है। उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम फाइनल होता है, इसलिए सप्लाई कर्व का रूप जो फाइनल होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन हम लोग को चूंकि कमीशन में लिखना है तो हम लोग कहीं कुछ चूक नहीं छोड़ेंगे। उत्पत्ति ह्रास नियम में भी दिखला दिए, उत्पत्ति समता नियम में दिखला दिए, उत्पत्ति वृद्धि नियम में दिखला दिए। तो नियम क्या निकल गया कि केवल अप्रत्यक्ष कर विवर्तित होता है। विवर्तित होता है, ये कानून में लिखा हुआ है। कानून है, जीएसटी लॉ है, उसमें लिखा हुआ है कि विवर्तित होगा, और इनकम टैक्स में लिखा हुआ विवर्तित नहीं होगा। प्रत्यक्ष कर विवर्तित होता है। सर, ये अंतर लिखते समय तीनों नियम को एक एक लाइन लिख देंगे क्या, कि ऐसे छोड़ देंगे ड्रॉ करके? एक लाइन लिख दीजिएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि घटता है। उत्पत्ति लागत ह्रास नियम लिखे ना, वही एक लाइन लीजिएगा। हाँ, कि श्रम और पूंजी लगाए तो घट गया उत्पादन, ऐसे करके लिख के निकल जाएंगे एक एक। निकल जाइएगा। और यहाँ मुख्य हम लोग को फोकस है विवर्तित होने पर। जी, विवर्तने पर उत्पत्ति लागत ह्रास नियम लिखे हैं, वही लिखेगा उत्पत्ति लागत ह्रास नियम में पूर्ति रेखा विवर्तित होकर एस से एसटी हो जाती है। ये ज्यादा अच्छा होगा। उत्पत्ति ह्रास नियम है तो क्लियर है, वर्ड से ही लग रहा है कि ह्रास हो रहा है, चित से भी लग रहा है। तो उत्पत्ति लागत समता नियम के अंतर्गत कर लगने पर पूर्ति रेखा जो हॉरिजॉन्टल होती है ऊपर की ओर खिसक जाती है, ये लिख सकते हैं आप। उत्पत्ति लागत ह्रास रेखा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, वो लग जाती है। उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम में पूर्ति रेखा अपवर्ड स्लोपिंग होती है, ऊपर की ओर बढ़ती है, तो वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है, तो वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगी। इस बात का जिक्र कर दीजिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग, हॉरिजॉन्टल एंड अपवर्ड स्लोपिंग। ऊपर से नीचे गिरती हुई रेखा होती है, समानांतर होती है, और नीचे से ऊपर बढ़ती हुई रेखा होती है। ये बात का जिक्र कीजिएगा। नियम का जिक्र करने का जरूरत नहीं है, नियम इम्प्लिसिट है। पब्लिक फाइनेंस को डिस्कस करना है, पब्लिक फाइनेंस वालों को दिखाना है कि पूर्ति रेखा जो है एक ही तरह की नहीं होती है। व्यापार शुरू करेगा तो पूर्ति रेखा ऊपर से नीचे गिर, फिर थोड़ा दिन उत्पादन करेगा तो पूर्ति रेखा समानांतर हो जाएगी, फिर उत्पादन करेगा, तब जाके उत्पादन रेखा जो है अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो इसको हम लोग जिक्र कर दें। यहाँ तक क्लियर है? तो यस सर। हम आपको बिक्री कर और उत्पाद कर इसलिए दे दिए कि कोई ठीक नहीं है नाम दे दे, लेकिन हमारे यहाँ वो जीएसटी अब हो गया है, अब ये सब कर लुप्त हो गया है। लेकिन किताब में अभी भी चल रहा है, किताब में उत्पाद कर जो है नजर आवेगा, तो उसी से पता चलेगा कि विवर्तन जो होता है वो एक से अधिक बार भी होता है। उत्पाद कर में विवर्तन एक से अधिक बार होता है।
जिस कंट्री में जीएसटी नहीं है वहां ही बात लागू होगा। जिस हम लोग को लग गया 70 साल जीएसटी को लाने में, तो जो कंट्री नया नया बना है वो उसमें बिक्री कर है आसान उसको लगता है, उत्पाद कर आसान लगता है, लेकिन पेचीदा जब हो जाता है तब तो एक ही कर बेहतर होता है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे कि उत्पत्ति लागत ह्रास नियम में पूर्ति रेखा ऊपर से नीचे गिरती हुई होती है, ये जिक्र कर देना है। उत्पत्ति लागत समता नियम में पूर्ति रेखा समानांतर होती है। उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम में पूर्ति रेखा नीचे से ऊपर उठती हुई होती है। पूर्ति रेखा नीचे से ऊपर उठती हुई होती है। उत्पत्ति लागत वृद्धि, उत्पत्ति लागत समता नियम, उत्पत्ति लागत ह्रास नियम। शुरू होगा उत्पत्ति लागत ह्रास नियम, उत्पत्ति लागत समता नियम, उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम। डायरेक्ट टैक्स, व्यक्तिगत आय कर, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट कर, निगम कर, कॉर्पोरेट कर, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर, व्यक्तिगत आय कर, कंपनी कर, अलग अलग नाम रहता है। बात वो इनकम है। कंपनी कर, उत्तराधिकार कर, उत्तराधिकार कर, संपत्ति कर, परिसंपत्ति, स्टेट ड्यूटी, परिपत्ति कर, परिसंपत्ति कर, मृत्यु कर, इसी को कहते हैं मृत्यु कर। और उसके बाद संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर। बस ये एकदम दिमाग में बैठा। नो शिफ्टिंग, no shifting, no shifting, no shifting of direct tax. No shifting of डायरेक्ट टैक्स। जिस व्यक्ति पर लग गया उसको देना है।
प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगा उसको देना है, जिस कंपनी पर लगा उसको देना है। प्रत्यक्ष कर जिस कंपनी पर लगा उसको देना है, जिस व्यक्ति पर लगा उसको देना है। कॉर्पोरेट कर जो है वो शिफ्ट नहीं हो सकता है। कॉर्पोरेट कर जो है संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स प्रतिबंधित हो गया। वेल्थ टैक्स और व्यक्तिगत आयकर ही सब हो गया। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट कर, निगम कर, कंपनी कर सब एक ही है। कंपनी कर, उत्तराधिकार कर, परिसंपत्ति, मृत्यु कर, ये सब कोई शिफ्ट नहीं होता। नो शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये एक्ट के अनुसार है। डायरेक्ट टैक्स एक्ट के अनुसार, ये कोई परंपरा नहीं बना हुआ है, एक्ट है। एक्ट के अनुसार डायरेक्ट टैक्स का शिफ्टिंग नहीं होता है। अब डायरेक्ट टैक्स के शिफ्टिंग को भी हम चित्र से दिखा सकते हैं कि शिफ्टिंग का, कि टैक्स शिफ्ट नहीं होता है, डायरेक्ट टैक्स शिफ्ट नहीं होता है। इसको चित्र में देखिए कैसे दिखाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक अंक की रेखा लेंगे, AR, और इसी का एक लेंगे MR। मोनोपोली में हम लोग क्या करते हैं कि AR MR है और एक MC रहता है। MC रहता है तो इस MC पर हम लोग मोनोपोली प्राइस निर्धारित करते हैं। मूल्य का प्राइस निर्धारण। मूल्य का निर्धारण हो गया। और हम लोग सभी जानते हैं कि एक रेखा ऐसे चलती है, इसका नाम एवरेज कॉस्ट है। तो इससे पता चल गया कि इतना प्रॉफिट हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। एक एकाधिकारी फर्म है, उसको इतना प्रॉफिट हो गया, यही प्रॉफिट उसका आय है। अब हम साबित करना है कि एकाधिकारी फर्म पर अगर इनकम टैक्स लग जाए, उसके प्रॉफिट माने इनकम, प्रॉफिट पर टैक्स लग जाए तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं, कीमत में परिवर्तन नहीं होगा तो शिफ्टिंग नहीं हुआ। कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए, अब एक रेखा हम लोग यहाँ से खींच देंगे ऐसे ऐसे, और इस रेखा का नाम जो है EMC है, और इसका नाम अब हो जाएगा AC आफ्टर टैक्स। टैक्स लगा। टैक्स लग गया तो एवरेज कॉस्ट ऊपर खिसक गया। लेकिन MC ज्यों का त्यों है, MC पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी। तरह इसका प्रॉफिट इतना घट जाएगा। इतना प्रॉफिट टैक्स में निकल गया। प्रॉफिट इसका खींचा गया टैक्स में, लेकिन मूल्य ज्यों का त्यों है। मूल्य देखिए, मूल्य जो है, मूल्य P है तो P ही है, तो कोई बात नहीं। PE FG
इसको पहले प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा है PEF1G1, प्रॉफिट घट गया। प्रॉफिट इसका था PEFG, प्रॉफिट कितना था PEF, ये कर के पहले, कर के पूर्व, कर के पूर्व, यही इसका लाभ था। अब कर के बाद देखिए, कर के बाद लाभ इसका हो जाएगा PEF1G1, F1 G1 F1G1 किंतु मूल्य OP ही रहेगा, मूल्य OP ही मूल्य OP ही रहेगा। तो प्रत्यक्ष कर को हम लोग देख लिए कि आय कर लगा लाभ कर, लाभ कर बोले या आय कर बोले, उस लाभ ही उसका आय होता है, लाभ कर या आय कर। तो मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उस पर मैं माथा पर एक बार खींच दिए, बार खींचने के बाद P बार का मतलब कि मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं, एवरेज कॉस्ट से परिवर्तन हो जाएगा, खिसक सरकार के खजाना में चल जाएगा। कर कितना जाएगा सरकार के खजाना में? G1 F1 G1 निचलका वाला, निचलका वाला जाएगा, ये F1 G1 यही हो गया आय कर या लाभ कर। सरकार ले ले, सरकार को मिलेगा। लाभ कर, आय कर सरकार ले लेगी, सरकार को मिलेगा। हम लोग पा रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट ऊपर खिसक गया, मार्जिनल कॉस्ट चुपचाप है, MR चुपचाप है, AR चुपचाप है। तो हम लोग पाते हैं कि प्रत्यक्ष कर शिफ्ट नहीं होता है, प्रत्यक्ष कर शिफ्ट नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा। सुनीता, जी सर। इस चित्र को एक्सप्लेन करो तो, पहले प्रॉफिट कितना होता, पहले इनकम उसको कितना हो रहा था और बाद में टैक्स कितना लगा। जी सर, चित्र से स्पष्ट है कि एक एकाधिकारी फर्म
पहले सर आयकर लगने के बाद एमसी रेखा ज्यों की त्यों रहती है, लेकिन एवरेज कॉस्ट की रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाती है उससे, लेकिन उसका वस्तु का जो प्राइस है वह ओपी ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कर कर लगने के पहले जो लाभ है एकाधिकारी फर्म को, उसका क्षेत्र है APEFG, और जब कर लग जाता है तो उसमें कमी आ जाती है और उसका लाभ का क्षेत्र हो जाता है APEF1G1, और सरकार को कर की प्राप्ति होती है GFF1G1। इस प्रकार यह साबित होता है कि प्रत्यक्ष कर को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। मोतीलाल, जी सर। जरा आप एक्सप्लेन कीजिए तो चित्र को। सर एकाधिकारी का सबसे बड़ा विशेषता यह होता है कि वो हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति में रहता है मार्केट में। तो ऐसे स्थिति में पहले से वो मूल्य अधिक लेता है अपने ग्राहक से, इसलिए जब इस तरह का प्रॉफिट कर उस पर लगाया जाता है तो अपने कर को एक सीमित दायरे में मूल्य में ही बरकरार रखना चाहता है। जैसा कि चित्र में देखा गया है, यहाँ AR इक्वल टू डिमांड है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू डिमांड है, और MR मार्जिनल रेवेन्यू है, और उसे जब MC रेखा काटती है तो वहां से ठीक परपेंडिकुलर अगर ऊपर की ओर हम बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है, जिससे मूल्य का निर्धारण होता है। और मूल्य निर्धारण और वस्तु के उत्पादन में लगा मूल्य, इन दोनों में काफी अंतर होता है जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के रूप में होता है। और जब वस्तु पर कर लगाया जाता है तो मोनोपोलिस्ट यह चाहता है कि वह अपने अंदर ही शिफ्ट कर ले। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं GFF1G1, वह अपने प्रॉफिट के हिस्से में ही उसको एडजस्ट कर लेता है और तब भी वह मूल्य को स्थिर बनाकर मार्केट में अपने आप को सस्टेन करता है। करेक्ट। तो इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कर विवर्तन जो है वो बीच का प्रोसेस है। कर दबाव जो है, यहाँ कर दबाव किसके ऊपर पड़ा? एकाधिकारी पर। कर दबाव जो है, कर दबाव एकाधिकारी पर पड़ा, और कर भार भी किसी पर पड़ा? एकाधिकारी पर। कर भार भी इसे पड़ा, कर भार भी एकाधिकारी पर पड़ा। कर भार भी एकाधिकारी पर पड़ेगा। तो हम लोग पाते हैं कि कर दबाव एकाधिकारी पर पड़ेगा, कर भार भी एकाधिकारी पर पड़ेगा। लेकिन अब प्रत्यक्ष कर में ऐसा नहीं होता। कर दबाव जो है एकाधिकारी पर पड़ेगा, कर भार भी एकाधिकारी में पड़ेगा। इसका अर्थ हुआ कि नो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। अप्रत्यक्ष कर का शिफ्टिंग होता है और जो प्रत्यक्ष कर है उसका कोई शिफ्टिंग नहीं होता है।
इस चित्र को बना के भेजिए, हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए। तो यही हो गया आपको कर विवर्तन, कर दबाव और कर भार में अंतर जब पूछेगा तो इतना बात लिखना है। अब पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होगा ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ द मीटिंग फॉर ऑल। सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। चित्र को बना के भेजिए, यस सर। भेजिए, जो आप बनाए हुए हैं उसी को भेजिए ताकि उसका गलती हम देख सकें।